स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम भी मौजूद हैं और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और इस शो में हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो सबसे पहले तरीका आपको बता देते हैं। आप हमें हमारे फोन लाइन नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, उस पर व्हाट्सएप करिए या फिर हमें कॉल भी कर सकते हैं। और सोशल मीडिया हैंडल पर भी हम मौजूद हैं। उसके हैंडल्स ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए, ये तो हुआ सवाल पूछने का तरीका और कुछ ही देर में हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो कि आपके सवालों का जवाब देंगे और उससे मार्केट पर रणनीति भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार पर एक छोटा सा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों से बाजार संभलने की कोशिश कर रहा है। रिकवरी है इस वक्त निफ्टी में। करीब निचले स्तरों से 80 अंकों की रिकवरी देखने को मिली और हर निशान में बना हुआ है निफ्टी। लेकिन उसके उलट बैंक निफ्टी में देखेंगे तो वो करीब 80 अंक नीचे था, लेकिन अब वहां से भी हल्की रिकवरी दिख रही है और अब करीब 50 अंकों की कमजोरी अभी भी बैंक निफ्टी में है। लेकिन रिकवरी इस वक्त बाजार में देखने को मिल रही है और आज शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है मिड कैप इंडेक्स। अपने रिकॉर्ड हाई लेवल पर, ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। तो यहाँ से काफी अच्छा एक्शन है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी हम देख रहे हैं। अगर मार्केट ब्रेड देखेंगे तो ज्यादातर स्टॉक्स जो हैं वो आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने लगभग 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। तो मार्केट ब्रेड भी पॉजिटिव ही नजर आ रही है। क्विकली एक अपडेट ले लेते हैं। निफ्टी में इस वक्त मजबूती कहां पर है? डॉक्टर रेड्डीज है आज करीब 1.25% ऊपर। पावर ग्रिड में 1% की तेजी है। मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो और ब्रिटानिया ये आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। वहीं हिंडाल्को हम देखें, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, डीवीज लैब, इंडसइंड बैंक जैसे जो काउंटर्स हैं वो आज हल्की वीकनेस के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन नतीजों के चलते आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी शानदार एक्शन देखने को मिल रहा है। अगर मिड कैप स्पेस से देखेंगे तो आज हम देख रहे हैं कि नतीजों के चलते डिक्सन टेक ऊपर है करीब 7%। उसके बाद एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, सीजी कंज्यूमर, आदित्य बिरला फैशन जैसे स्टॉक्स आज अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। लिंडा इंडिया में भी तेजी है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर कि नतीजों के चलते अच्छा एक्शन आज देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब एक्सपर्ट को भी शामिल करते हैं। हमारे साथ दोनों ही एक्सपर्ट मौजूद हैं। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज से अविनाश गुरशकर और प्रिसिशन टेक्निकल एनालिसिस से मंदार भी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। मंदार, सबसे पहले आपसे मार्केट पर राय लेना चाहेंगे। इस वक्त देखें तो बाजार रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। कल सीरीज की एक्सपायरी भी है, इसको देखते हुए क्या लेवल्स आप वॉच कर रहे हैं बाजार में? पूजा जी गुड मॉर्निंग। देखिए, मुझे लगता है कि बाजार में एक रेंज बाउंड व्यू ही फिलहाल बना हुआ है। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस बनता है वो 18,400, 420, 460 इस तरीके के लेवल्स हैं और नीचे की तरफ जो सपोर्ट बनता है वो 18,300, 18,280 इस तरीके का सपोर्ट है। अभी फिलहाल अगर देखते हैं तो बाजार में यस नीचे ओपन होने के बाद एक अच्छा खासा बाइंग देखने को मिल रहा है कि जो बाजार को ऊपर ले जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये लिमिटेड रहेगा, यानी 18,400, 420 ये लेवल्स तक बाजार जरूर जा सकता है, यानी और एक 30-40 पॉइंट का अपसाइड जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल जो है अभी भी बाजार रेंज बाउंड है। ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेक होने की बहुत जरूरत है। वो ब्रेक होने के बाद फिर हमें एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड देखने को मिलेगा। अंडर करंट नो डाउट पॉजिटिव है और सबसे इंपॉर्टेंट ये स्क्रिप्ट स्पेसिफिक मार्केट है, यानी अगर इंडेक्स नहीं मूव होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि बाजार में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बाजार में अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। तो इंडेक्स ना देखें, स्क्रिप्ट स्पेसिफिक व्यू रखें, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो मंदार की बाजार पर ये व्यू। आगे बढ़ेंगे। गुड़गांव से प्रियांश हमारे साथ हैं फुल लाइन पर। प्रियांश नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास और क्या सलाह चाहिए? हेलो जी प्रियांश, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मैं निगरानी बोल रहा हूँ जी, गुड़गांव से जी। मेरे पास आईडीबीआई के शेयर हैं। मैंने 6 महीने के आसपास पहले लिए थे 43 रुपीज में। 43 के भाव पर आपके पास शेयर है आईडीबीआई बैंक के। अविनाश जी, शेयरों की संख्या है 20,000 और हाँ जी, आईडीबीआई बैंक फिलहाल 55 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इनको मुनाफा तो हो रहा है और इनके पोर्टफोलियो पर अच्छा खासा प्रॉफिट है। आप ये बताइए कि हालांकि अब इसके विनिवेश को लेकर ही जो भी कुछ एक्शन होना है, आप क्या सलाह देंगे? आप अभी निवेशित रहें इसमें? अभिषेक, मुझे लग रहा है कि इनको आईडीबीआई बैंक में पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, पहली बात तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छे लेवल पे एंट्री
की है और अभी जिस प्रकार का क्वार्टरली परफॉर्मेंस बैंक का आया है, बैंक के मैनेजमेंट ने काफ़ी अच्छा पॉजिटिव कमेंट्री जताई है। बिजनेस आउटलुक आने वाले साल के लिए भी काफ़ी अच्छा है। क्लियरली एसेट क्वालिटी का जो मसला था उसको काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्होंने इम्प्रूव किया है। तो लग तो रहा है कि फंडामेंटली कोर बिजनेस FY24 के लिए भी बहुत अच्छी तरह से चलेगा और होपफुली सितंबर अक्टूबर तक अगर इसका स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट कंप्लीट होता है तो मेरा मानना है कि ये अच्छे खासे प्रीमियम पे होगा, जो करंट मार्केट प्राइस से भी काफ़ी ऊपरी लेवल पे हो सकता है। तो डेफिनेटली इसमें निवेशित रहिए। मुझे लग रहा है अगले 6 से 12 महीने में इनको अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। तो फॉर द टाइम बीइंग होल्ड ऑन। ठीक है, तो फिलहाल होल्ड करने की राय है IDBI बैंक पर। अब अगला सवाल ले लेते हैं और ये हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं अविनाश। अविनाश जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैडम। मेरा सवाल है शर्मा HDFC के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा बिकॉज कि आपको पता नहीं होगा, लेकिन विद इन 2 वीक पहले मैंने इसी शेयर के बारे में आपको सवाल पूछा था। तब ये ट्रेड कर रहा था 296 297 और मेरी बाइंग प्राइस है 309 और अभी तो ये मेरा जो पोर्टफोलियो ग्रीन में आ चुका है। तो इसी के बारे में मैं और जानना चाहता हूँ कि अभी ये कितना अप साइड जा सकता है। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। और देखिए ये एग्जाम्पल है ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को ऐसे ही फायदा होता। उस समय जब आप हमारे साथ जुड़े थे आपको नुकसान हो रहा था, लेकिन मुझे गेस्ट तो नहीं याद है उस समय कौन थे, लेकिन देखिए उनकी सलाह पर आपने होल्ड किया और अब आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में आ गया और अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है आपको इस स्टॉक में। तो कंग्रेचुलेशंस उसके लिए पहले तो। ठीक है अविनाश जी, आप ही से सवाल होगा। अविनाश का सवाल है सिरमा SGS पर 309 पे इन्होंने लिया हुआ था, अब शानदार गेन हो रहा है, क्या करें और तेजी के लिए बने रहना चाहिए इन्हें स्टॉक में? आप देखिए, मुझे लग रहा है कि इनकी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है, 4,500 शेयर है, 309 की इसकी बाइंग प्राइस है, अभी 372 है। मेरा मानना है कि कम से कम अपना कैपिटल ये यहाँ से निकाले, थोड़ा बहुत मुनाफा वसूल करे और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करे। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में कम से कम अगले 12-15 महीने में ये 450 तक भी जा सकता है। तो मेरे ख्याल से हमारे टारगेट्स काफ़ी कंजर्वेटिव है, लेकिन जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है, ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स बनाते हैं और काफ़ी वेल नोन कंपनीज को सप्लाई करते हैं। चौथी तिमाही के नंबर्स बहुत ही दमदार आ गए थे और आउटलुक भी FY24 के लिए मैनेजमेंट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग जताया। तो यहाँ पे होल्ड करें, लेकिन थोड़ा सा मुनाफा वसूल करें क्योंकि क्लियरली इनका बाइंग प्राइस और जो अभी प्राइस है इसमें अच्छा फर्क है। तो कैपिटल फ्री करिए और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करिए। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है इसमें। सिरमा SGS में आगे बढ़ेंगे, जगदीश का सवाल लेंगे और इनका सवाल है व्हाट्सएप के जरिए। बजाज फाइनेंस के 4 शेयर इनके पास हैं 6,070 रुपये के भाव पर। अविनाश जी जवाब आपसे ही चाहेंगे, 6,070 की बाइंग प्राइस इनकी है, 6,827 पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है और हमने देखा है कि 5,200 के आसपास तक ये शेयर गया था, वहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई। अगर हम उस लेवल से जोड़ेंगे तो तकरीबन करीब 30% ये शेयर चल गया है। आपको क्या उम्मीद है बजाज फाइनेंस से आगे? क्या है जो रिकवरी आई है लोअर लेवल से, क्या ये सस्टेन कर पाएगी, अभी निवेशित रहें या फिर चूंकि मुनाफा हो रहा है ठीक ठाक बांध लेना ठीक रहेगा उसको? नहीं, देखिए कंपनी का जो बजाज फाइनेंस है वो बहुत अच्छा नंबर आने वाले साल में भी दिखाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से अभी FY24 का 23 का नंबर आ गया है, मैनेजमेंट ने कहा है कि अगले साल इससे भी ज़्यादा ग्रोथ AUM में, एसेट क्वालिटी में और लोन बुक ग्रोथ में आएगा। तो इसमें कोई बात नहीं कि नंबर्स तो डेफिनेटली बजाज फाइनेंस के काफ़ी अच्छे आएंगे, लेकिन देखिए इनके पास सिर्फ 4 शेयर्स है। तो मुझे लग रहा है कि अगर प्राइस ज़्यादा भी बढ़ता है तो कोई ज़्यादा एब्सोल्यूट गेन इनको नहीं मिलेगा। तो मेरी राय में अभी 6,800 का लेवल है, यहाँ से डेफिनेटली मुनाफा बांध ले और कोई दूसरे शेयर में ये निवेश करना चाहते तो वहाँ पे करें, क्योंकि मेरे ख्याल से क्वांटिटी कम है तो एब्सोल्यूट गेन्स भी लिमिटेड होंगे। ठीक है, तो ये है राय बजाज फाइनेंस पर। क्वांटिटी कम है इस वजह से सही बात है, 3,000 के आसपास का ही आपको मुनाफा हो रहा है, बट आपको सलाह दे दी गई स्टॉक में। अगला सवाल लेंगे, महाराष्ट्र से अभय हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। अभय नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मैडम मैंने अंबर के शेयर लेके रखे 30 2069.7 पे। तो अभी उसका ये कैसा बढ़ेगा या कैसा, या होल्ड करूँ या सेल कर दूं? ये कब लिया था आपने? हम प्राइस थोड़ा समझ पा रहे, 309 पे लिया था आपने, यही प्राइस है आपकी?
अरे मैडम, मैंने तो नवंबर में लिया था, 2100 रुपए में लिया था, तो उसका एवरेज प्राइस करके अभी 2069 हो गया है, अच्छा 2069। 69 ये प्राइस हम थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। 309 दिखा रहा है ये, तो इस प्राइस ये 2069 पर प्राइस है, तो अभी आपको हल्का नुकसान हो रहा होगा स्टॉक में। ठीक मैडम। है, इस पर राय ले लेते हैं। यहाँ पर मंदार क्या सजेस्ट करेंगे आप? अंबर एंटरप्राइजेज में हल्का नुकसान हो रहा है, बट होल्ड करना चाहिए इन्हें स्टॉक को, और अगर स्टॉप लॉस भी अगर आप सुझा पाए तो। पूजा जी देखिए, अंबर के केस में 2200 के ऊपर वाले जो लेवल से यहाँ पे स्टॉक में बिकवा लिए, यानी एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। पिछले 6-8 महीने से तो जब भी ये इसके ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है तब वहाँ बिकवा लिया आ जाती है, स्टॉक नीचे आ जाता है। तो फिलहाल 2200 और 1800 इस तरीके का रेंज स्टॉक में बना हुआ है। अगर इनका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रहा है, तो इसलिए एग्जिट किया तो बेहतर होगा। अगर लॉन्ग टर्म के व्यू से होल्ड करने वाले हो तो इसमें स्टॉप लॉस जो है वो 1800 का होगा, 1800 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। इसमें जो अपमूव स्टार्ट होने वाली है वो एक बार ये 2200 2250 का जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक करके अगर ये ऊपर चलता है तो वो पहला इंडिकेशन होगा कि उस स्टॉक में एक अपमूव स्टार्ट होगी, और जिस केस में हम ऊपर के टारगेट्स भी रिव्यू कर पाएंगे। ठीक है, अंबर एंटरप्राइजेस पर ये व्यू। लेकिन आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास सीआईआई की सालाना सत्र को संबोधित कर रहे हैं, और चूंकि 2000 रुपए के नोटबंदी का मामला बिल्कुल नया है, और इंडस्ट्री को लेकर क्या व्यू है, इकोनॉमी को लेकर क्या रोड मैप से उनकी तरफ से ये शेयर कर रहे होंगे, जरा सुनते हैं उनको। Supply chain disruptions, gradual normalization of energy and food markets, easing commodity prices, and reopening of the Chinese economy. Global inflationary pressures are also showing signs of abatement, although they remain well above the target in most of the countries. Central banks across the world have continued to tighten monetary policy, though at a much slower pace relative to the aggressive 75 basis points rate hikes which we witnessed in 2022, while some central banks have even taken a pause in their recent meetings. We have a case of Canada which took a pause and then again went for an increase. So therefore, global monetary policy is still settling down, because the inflationary conditions are fast evolving. And all central banks are watching it with what I call an Arjuna's eye, or what others call a hawk's eye. As central banks raise interest rates rapidly to contain inflation, fault lines emerged in banks and non-bank financial intermediaries. The resilience of the global financial system has been severely tested in the recent times, following the banking sector turmoil in the United States and in Switzerland. Naturally, it resulted in financial stability concerns, not only in those countries, but all around. Quite naturally, the outlook has been adversely impacted, particularly in the advanced economies. The proximate cause of this banking turmoil in the United States and Switzerland in March 2023 is a confluence of rising interest rates, unrealized losses in debt securities portfolio, and other idiosyncratic risks. Coexistence of high inflation and banking stress is complicating the responses of central banks as they face a trade-off between the risk of either straining financial markets or having to tolerate longer periods of high inflation. Amidst these global uncertainties, the Indian banking system remains stable and resilient, with strong capital and liquidity positions, improving asset quality, better provisioning coverage, and improved profitability. Let me now turn to the domestic growth scenario. Sanjeev has already touched upon it, as I said. For the current year, for the year that has just ended, that is 22-23, the estimates are that it will be 7%. But there is a possibility that it could be even more. The data will come at the end of this month. According to all the recent trends, it will not be a surprise if
the GDP growth of last year comes slightly above 7%. But let's stick to 7% for the time being. And the trends, the fourth quarter trends in particular, it initially appeared in the third quarter that there was a pent-up demand which was supporting economic activity. But all the economic indicators in the Q4 of last financial year, they saw that economic activity sustained momentum. And in fact, all the fast move, high frequency indicators, about 70 of them which we monitor in the Reserve Bank of India, almost in all of these high frequency indicators, the momentum was maintained in Q4. So therefore, I will not be surprised, we should not be surprised if the growth is slightly more than 7%. For 23-24, we have given a figure of 6.5%. And we have said that, with a lot of, we have done our internal analysis. Of course, the IMF and other international institutions have given lower projections. For instance, the IMF projects it at 5.9%. But we derive confidence at this point of time from the fact that agriculture has done well, and we are assuming a normal monsoon. Services sector continues to perform very well. In fact, as you all know, although merchandise exports slowed down, moderated last year and have moderated, it is the services exports which have really gained further momentum. So agriculture has done well. Services sector on the whole is doing well. The capex and the infra spending by the government has also picked up with, again, large provisions in the budget for capital expenditure by the government. There is evidence of revival of private investment also. We notice it in certain sectors, particularly steel and cement. Your members of CII will know better. Capacity utilization in the manufacturing sector, according to RBI's latest survey, which we have published, is around 75%. But I am told that the CII's survey shows that capacity utilization in manufacturing sector is even higher. I don't know whether they have shared the number with you, so I'm not mentioning it, but in our interaction last week in Mumbai, I was told that, I have the number, and it is clearly much more than 75%. So capacity utilization in the manufacturing sector continues to be robust. Credit offtake in banks also is remaining quite resilient. It's about 15.5% credit growth according to the latest data. Over the last 1 year, we see credit offtake, the banking sector credit, I'm talking about bank credit. The growth is about 15.5 to 16%. The latest number I have is 15.5%. So therefore, these are the, these are the upsides to domestic growth, and that gives us the confidence that, India should be able to record a growth close to 6.5%. However, there are downside risks which are commonly, which is known to all of us. Geopolitical uncertainties, any surprises on the geopolitical front, and the drag from merchandise exports because world trade seems to be contracting. So these are the downside risks. And of course, on the agricultural front, there is this forecast of a El Nino, and we have to see whether it actually happens or how, if it happens, how intense it is. And there is talk by the IMD about the Indian Ocean Dipole. I am not an expert, but the IMD says that there is evidence of positive Indian Ocean Dipole, which to some extent should be able to neutralize the impact of El Nino. But let us leave that to weather experts. But this is an uncertainty which only time will tell to what extent it affects our economy. On top of this, all these factors which I mentioned, we have macroeconomic stability. Now, on the back of macroeconomic stability and the robust financial sector stability that we have, I think there is a platform for supporting domestic growth. Macroeconomic stability in the sense that inflation has moderated. The last print is 4.7. Perhaps the next print is could be lower.
GDP growth I have just mentioned, that is sustained. Current account deficit, which was earlier feared that it will touch 4%, 3.5%, we have given out the numbers. They look very much, and in the last year it was eminently manageable, as I have said. We were helped by the fact that we are now witnessing record, remittances from abroad. The fiscal deficit of the government is also on a consolidation path. So on the back of macroeconomic stability and a robust financial sector, I will touch upon the financial sector a little later, but on the financial sector particularly, our banking sector today, the percentage of non-performing assets, according to the last December 2022 number we gave, the GNPA, that is gross non-performing assets of the banking sector at the systemic level, was 4.4%. We have the unaudited figures for the period ending March 23. They are even lower, but I would not like to mention the number because unaudited, and we would rather wait for the audited figures to come in. So the non-performing asset, which was a huge challenge for the Indian banking sector, has come down, has been moderated, and it is showing very good signs of its resilience. And on top of that, we have the advantage of demography, which again is a huge opportunity for India, and it's something, I think, which will eventually add to our potential output, or what some people prefer to call it as India's, growth potential. But let us call it potential output. So therefore, that's a thing which will play out in the medium to long term. There is one aspect which I must mention in a forum like this. It is with regard to access to technology and investment in technology. We are living in a highly fragmented world. Access to technology, availability of technology in a seamless manner has become a challenge. In this matter, the world is no more flat. Technology has become difficult to access. There are barriers, there are restrictions to get technology, and it's not flowing freely across boundaries. So therefore, while I think it's for the industry also, apart from the various other authorities, I think it's for the industry to play a primary role and to have access, to work out access to that technology. And what's even more important, I think as a country we need to invest more in technology, because the future belongs to technology, and unless we have technology, we will not be able to sustain our progress. But I am quite optimistic that this is an area where the public and the private authorities, the public and the private sector associations like the CII and the authorities in the government will be able to work together, and this challenge will be converted into an opportunity. But domestic investment in technology has to grow, and private sector has a big role in it. तो सीआईआई के सालाना सत्र को संबोधित करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, और उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत है, और जो ग्रोथ को लेकर बहुत ही अहम बात कही उन्होंने कहा कि अगर 7% के ऊपर की ग्रोथ आती है वित्त वर्ष 2023 के लिए तो उससे वो सरप्राइज नहीं होंगे। हालांकि दुनिया भर में फाइनेंशियल सिस्टम में थोड़ी सी अस्थिरता कायम है, और ग्लोबल सेंटर बैंकर्स की नज़र है इन्फ्लेशन पर, और इन्फ्लेशन अभी भी उनके टारगेट रेंज से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो ग्लोबल चुनौतियाँ हैं, लेकिन उसके बीच भी भारतीय बैंकों का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी बेहतर रहा है, और जिस आंकड़े का मेंशन कर रहे थे 4.4 ग्रॉस एनपीए का, काफ़ी ज़्यादा सुधार आरबीआई गवर्नर के मुताबिक उसमें हुआ है। और उन्होंने कहा कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम इन तमाम स्थितियों के बीच में अभी स्थिर है, लेकिन रेट्स को लेकर जो फैसला है वो आंकड़ों पर निर्भर है। इस पर आरबीआई गवर्नर को टिप्पणी करने से बचते हुए दिखे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश से पंकज का सवाल लेंगे, और हमारे साथ पंकज फोन लाइन पर हैं। पंकज नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। ठीक है, पंकज से संपर्क नहीं हो पा रहा, उनका सवाल ले लेते हैं। इनका सवाल है जेपी एसोसिएट्स को लेकर 400 शेयर हैं, 12 रुपए के आसपास का भाव है। अविनाश जी, जेपी एसोसिएट्स
12 रुपए का भाव तो इसका 7-8 रुपए के आसपास होना चाहिए। सिंगल डिजिट यानी कि 10 रुपए से नीचे वाले शेयरों को अक्सर हम अवॉइड करते हैं, लेकिन जेपी एसोसिएट्स के बारे में सवाल हमें इसलिए लेना पड़ा क्योंकि तमाम सवाल इस पर आते हैं और कहीं ना कहीं अब चूंकि ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि कंपनी के पास धंधे नहीं है, कारोबार नहीं है, कंपनी अभी कारोबार कर रही है, बट शेयर के जो प्राइसेस है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ मुश्किलें तो हैं निश्चित तौर पर। आपको कुछ उम्मीद है? हालांकि जेपी ग्रुप को हमेशा एसोसिएट किया जाता रहा किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से, किसी सरकार से। आपको लगता है कि इसके फॉर्चून चेंज होंगे हाल फिलहाल या फिर बेच के निकलने कहीं और पैसे लगा दें? अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए ये ग्रुप एक जमाने में बहुत पॉपुलर था, काफी इनकी बिजनेसेस थी, लेकिन अभी इनका सबसे बड़ा मसला है कि इनके बैलेंस शीट पे अभी भी कर्जा बहुत ज्यादा है और यही कारण है कि इनके सारे ग्रुप की कंपनीज, अगर हम जेपी पावर कहे, जेपी एसोसिएट्स कहे, तो यहाँ पे ये एसेट्स अभी बेचने के ट्रेंड में है क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी ओवरऑल बैलेंस शीट पे कर्जा कम करना चाहते हैं। तो ग्रोथ तो कंप्लीटली ऐसे कंपनी में मिसिंग है। इनके लिए एक दिक्कत है कि सर्वाइवल अभी कितना तेजी से आएगा। तो मेरे ख्याल से देखिए ऑलरेडी इस निवेशक ने बहुत ऊपरी लेवल पे ये शेयर खरीदा है और अभी सिंगल डिजिट में ये शेयर पहुंचा है, तो यहाँ से निकल जाए, जो भी पैसा मिलता है मेरे ख्याल से कोई दूसरे विकल्प में डाले, क्योंकि मुझे लग रहा है कि देखिए बैलेंस शीट की क्वालिटी, प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड और सबसे बड़ी बात कर्जा, बैलेंस शीट में अगर ज्यादा कर्जा है तो ऐसी कंपनीज को अवॉइड करें क्योंकि रिकवरी यहाँ पे बहुत मुश्किल लग रही है। रिकवरी मुश्किल है, आपको इसको अवॉइड करने की सलाह है। चलिए टीका जी, फूड्स के नतीजों के बाद आज हम देख रहे हैं कि शेयर में शुरुआती तेजी रही है और कंपनी के मुनाफे में दरअसल 57% की ग्रोथ है, मार्जिन 10% से बढ़कर 13% पर आ गया है। नतीजों और आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के सीईओ मनोज वर्मा और सीएफओ ऋषभ जैन। मनोज जी और ऋषभ जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी न्यूज़ स्वदेश पर। मनोज, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आंकड़ों में एक बड़ी दिलचस्प चीज़ दिख रही है, वो ये कि हम देख रहे हैं कि साल दर साल तो फिगर्स आपके आय के इंप्रूव हुए हैं, लेकिन लगातार दूसरी तिमाही में हमने थोड़ी नरमी देखी है। और मनोज, हम मान के चलते हैं कि जो जनवरी से मार्च का जो महीना होता है, सर्दियों का होता है, लोग नमकीन मिठाइयाँ ज़्यादा खाते हैं, कंफर्टेबली खा लेते हैं, तो ये जो डिक्लाइन है रेवेन्यू में, उसके पीछे के रीजंस क्या है मनोज? तो अजय जी, पहली चीज तो जो मैं बोलूंगा वो ये कि अगर हम ट्रेंड्स देखें, सो स्विंग एक सही तरीका नहीं होगा देखने का। सही तरीका होगा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने का, क्योंकि सिर्फ स्वीट्स ही नहीं, हमारे उसमें कंपोनेंट में 70% बिजनेस नमकीन से आता है। इनफैक्ट 70% नमकीन और भुजिया, प्लस अगर मैं उसमें अपने वेस्टर्न स्नैक्स जो कि भी नमकीन ही है, वो अगर मैं जोड़ दूं तो करीब मेरा 78% बिजनेस नमकीन सेगमेंट से आता है। सो दैट इज वन। सेकेंड इज के हमारे जो दूसरे और तीसरे क्वार्टर होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपैक्टेड होते हैं गिफ्टिंग और स्वीट्स के बेस पे। हमारे लिए दिवाली और राखी बहुत बड़ा सीजन होता है, तो ये दोनों क्वार्टर वैसे ही हैवी होते हैं, इसलिए ये देखना सही नजरिया नहीं होगा। इवन अदरवाइज इफ यू लुक एट कि अगर हमारा क्वार्टर फोर और अच्छा हो सकता था, बट जैसा कि बाकी कई कंपनी ने, ओवरऑल एफएमसीजी ट्रेड ने और कंट्री का रूरल सेक्टर ने थोड़ा सा प्रेशर फील किया क्वार्टर 4 में, और जनवरी थोड़ा सा कम था हमारी अपेक्षा के अनुसार। उस वजह से क्वार्टर 4 अगर हम और भी अच्छा कर सकते थे वो कम हुआ, लेकिन ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव डिलीवर्ड अ रियलिस्टिक एंड गुड ग्रोथ, बेटर देन द इंडस्ट्री। बिल्कुल। तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी यहाँ पर जंप देखने को मिला है कंपनी के नतीजों में भी। चलिए, कंपनी के सीएफओ भी हमारे साथ मौजूद हैं, ऋषभ जैन। ऋषभ, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। इस बार मार्जिन को लेकर भी आपसे आउटलुक जानना चाहेंगे। मार्जिन में भी हमने देखा अच्छी बढ़त हुई है 13.3% की। क्या कुछ फैक्टर्स रहे हैं इसके पीछे, और इसके अलावा क्या ये लेवल्स आगे भी सस्टेनेबल रहेंगे FY24 के लिए, अगर आप कोई गाइडेंस दे पाए तो? पूजा फॉर इनवाइटिंग अस। सो फर्स्ट क्वार्टर हमें हमारा बहुत टफ हुआ था। फर्स्ट क्वार्टर में हमने 7.5% के आसपास EBITDA दिखाया था, और जो एडिबल ऑयल प्राइसेस है वो बहुत पीक पे थे, मतलब 150 प्लस एडिबल ऑयल प्राइस पर केजी था, जो कि अभी नहीं, लास्ट 3 क्वार्टर में हमने नरमी देखी है उसके अंदर। लास्ट क्वार्टर में हमने काफी नरमी देखी है, तो एडिबल ऑयल काफी, और उसके कारण हमने काफी ग्रॉस मार्जिन में इंप्रूवमेंट किया है। इसके अलावा हमने जो हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट हैं उस पर काफी फोकस किया, और उस पर हमने काफी सेल्स इंक्रीज की है, जिससे हम ओवरऑल हमारा ग्रॉस मार्जिन बढ़ा सके। और अदर कॉस्ट फैक्टर जैसे ऑल अदर एक्सपेंस, हमने उस पर काफी एफिशिएंसी बिल्ड की है, जिससे हम प्रॉपर ROI निकाल सके हर एक्सपेंस की। आगे अगर हम देखें तो हमने जैसे पिछले साल 29% के आसपास ग्रॉस मार्जिन किया है, हम जरूर एक्सपेक्ट करते हैं 1 से 8% की बढ़ोतरी इसमें, और इसके लिए हम काफी इनपुटिंग कर रहे हैं। जैसे हमने काफी प्लांट, पिछले साल हमने 3 प्लांट लगाए हैं इंडिया में,
और अब इस साल भी हम 3 प्लांट लगाने का प्लान कर रहे हैं। जैसे फ्रोजन में हम प्लांट लेके आ रहे हैं जो अगले 3 से 4 महीने में चालू हो जाएगा। कानपुर में हमने लास्ट ईयर प्लांट चालू किया था जो हमारे यूपी मार्केट को कैटर कर रहा है। पटना हमारा प्लांट जो है जो हमारा कोर मार्केट है बिहार, उसके अंदर अगले महीने चालू होने वाला है पटना। वैसे ही रायपुर जो है जो सेंट्रल है वो इस साल के अंत तक चालू हो जाएगा। तो हम काफी बैकएंड पे काफी काम कर रहे हैं और फ्रंट एंड के अंदर भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन पे, करेक्ट आरटीएम पे, सेल्स टीम पे काफी काम किया है। ऋषभ, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जो ब्रांडेड स्नैक्स का जो मार्केट शेयर है उसमें डोमिनेंट प्लेयर्स अलग हैं। आपकी जो हिस्सेदारी उसमें ब्रांडेड स्नैक्स की बात करें तो 9% के आसपास की है और निश्चित तौर पर जब स्केल करेंगे तो आप मार्जिन भी इंजॉय करेंगे। आप ये बताइए कि विस्तार करने को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं? आप कौन से इलाकों में, कौन से राज्यों में अपना फोकस आप बढ़ा रहे हैं और क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं आप? अजय जी, आई टेक दिस क्वेश्चन। जी, तो ठीक है। पहला तो ये कि हम हमारे कोर स्टेट्स जहां से हमारा 72-73% बिजनेस आता है, ये हैं राजस्थान, बिहार और आसाम, जिनको हम कोर स्टेट्स बोलते हैं। उसके बाद जो आपका प्रश्न है कि हम किस पे फोकस करेंगे, हमने अपने लिए 6 स्टेट्स को फोकस किया है, जो कि नॉर्थ इंडिया के 4 स्टेट्स हैं। वो हैं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश। और 2 स्टेट्स हैं हमारे साउथ के, तेलंगाना और कर्नाटका। ये 6 स्टेट्स हैं जिन पे हम आगे फोकस कर रहे हैं। और फोकस जब हम बोलते हैं तो हमने फोकस का मतलब हमने हर तरह से इन स्टेट्स को सपोर्ट किया है क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ। प्लस हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी इस तरह से सेटअप की हैं लास्ट ईयर में और पिछले 1-1.5 साल में कि जो इन स्टेट्स को वो सपोर्ट कर पाए। आपके वेस्टर्न स्नैक की अगर बात करें तो वो आपके टोटल रेवेन्यू में करीब 6% कंट्रीब्यूट करते हैं अभी फिलहाल, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर का प्रेफरेंस धीरे धीरे उस तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि उस सेगमेंट में भी आप आने वाले समय में फोकस करेंगे? आप दोनों में से कोई भी आंसर दे सकता है। पूजा जी, 6% हम पिछले साल तक करते थे, अगर इस साल का देखें तो हम 8.2% कंट्रीब्यूशन हुआ है। वेस्टर्न स्नैक्स हैज डिस्प्रोपोर्शनेटली ग्रोन और ग्रोथ का रीजन ये भी रहा है क्योंकि हमने वो फैसिलिटीज लगाई हैं और वो सब अब फायर करना शुरू किए हैं। आपका प्रश्न एकदम सही है। कैटेगरी वेस्टर्न स्नैक्स की इनफैक्ट ट्रेडिशनल स्नैक्स से ज्यादा बढ़ी है और दोनों में ही लगभग बराबर ग्रोथ आ रही है। तो हमारा जो अनुमान है 2025 तक हमारा ये 8.2 भी बढ़ के करीब 11-11.5% तक पहुंचेगा कंट्रीब्यूशन वेस्टर्न स्नैक्स का। ठीक है सर, एक सवाल और है, क्योंकि हमने देखा है कि जो ग्रामीण मांग है वो निकल के नहीं आ रही थी, लेकिन हाल फिलहाल जो एफएमसीजी कंपनीज ने अपने आंकड़े दिए, जो कमेंट्री आई, वहां से थोड़ी रिकवरी के संकेत आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपके केस में भी ग्रामीण डिमांड लौट के आ रही है? हालांकि उतनी बड़ी चैलेंज नहीं हो रही होगी, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। और दूसरी चीज़, गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा कि अब लोग हेल्दी स्नैक्स की तरफ शिफ्ट करना शायद शुरू करेंगे। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं पाम ऑयल से बनी चीज़ें अवॉइड करते हैं, ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें अवॉइड करते हैं, शुगरी कंटेंट वाली। तो क्या ऐसे लोगों को कैटर करने को लेकर आपके कुछ गंभीर प्लान्स हैं आगे जाते हुए? जी हाँ, आपका पहला प्रश्न ग्रामीण डिमांड की जो आप बात कर रहे हैं, तो Q4 में जो पहला 1-1.5 महीना था वहां पे सॉफ्टनिंग थी ग्रामीण डिमांड की और वो थोड़ा बहुत, जैसा कि पूरी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट किया, हमारे लिए भी वो टफ था Q4 का पहला महीना। लेकिन उसके बाद से फरवरी ऑनवर्ड्स आई थिंक कुछ हमारे इनिशिएटिव्स रहे, कुछ हमारी टीम के ऊपर फोकस, डिस्ट्रीब्यूशन, हमने कुछ अपने जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी रूरल फोकस रख के हम उस टफ टाइम को हमने बहुत इजीली क्रॉस किया। और अब जैसे कि अब हम Q1 में आए हैं, वी डोंट सी दैट प्रेशर कमिंग अप। और जैसा कि मैं पढ़ता, देखता और मार्केट विजिट से समझता हूँ, आई थिंक ओवरऑल इंडस्ट्री और एफएमसीजी कंपनीज के लिए अभी वो उतना खराब नहीं है, बेहतर हो रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका जो आपने पूछा। और दूसरा चीज जो आप दूसरा प्रश्न जो आपका हेल्दी स्नैक्स का था, तो इनफैक्ट हमारी पाइपलाइन में, एनपीडी में, देयर आर सीरीज ऑफ प्रोडक्ट विच आर विच वुड केटर दिस सेगमेंट। लेकिन शायद अभी वो सही समय नहीं आया कि इतना बड़ा मार्केट नहीं है कि वो हेल्दी स्नैक्स पे उतना फोकस किया जाए। लेकिन हमारी पाइपलाइन में ये सारे प्रोडक्ट्स रेडी हैं और जब सही समय पे ये हम लॉन्च और अग्रेसिवली लॉन्च करेंगे मार्केट। राइट, चलिए इसी नोट के साथ ऋषभ जी,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और हमारे साथ अपने विस्तार योजनाओं पर और नतीजों पर बात करने के लिए। तो ये थे बीकाजी के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़े थे और इस वक्त अगर हम देखें बीकाजी के नतीजे काफ़ी स्ट्रांग आए, स्टॉक भी करीब 1.5% ऊपर आज कारोबार कर रहा है। अविनाश जी, आपसे राय लेना चाहेंगे बीकाजी फूड्स पर, क्योंकि पैकेज फूड में हम देखते हैं कि अक्सर जो कंपटीशन है वो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से काफ़ी ज़्यादा है। इसको देखते हुए ये पूरा स्पेस कैसा लग रहा है आपको? पूजा, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली पैकेज फूड स्पेस में जो ट्रेडिशनल फूड प्रोडक्ट्स है प्लस जो वेस्टर्न स्नैक्स है, इसमें ग्रोथ पोटेंशियल आने वाले सालों में डबल डिजिट रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है और ये कंजम्पशन रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यहाँ पे डिमांड काफी स्ट्रांग होने की अपेक्षा है। प्लस मुझे लग रहा है कि मार्जिन में भी अच्छा इजाफा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके लिए वॉल्यूम ग्रोथ अगर ठीक ठाक आती है और इनके कॉस्ट मैनेजमेंट अगर वो प्रॉपरली करते हैं तो मार्जिन के लिए भी अच्छा स्कोप है। तो बीकाजी एक वेल नोन ब्रांड है, पब्लिक इश्यू के बाद उन्होंने बहुत ही अच्छे नंबर्स डिक्लेयर किए हैं। मेरा तो मानना है कि अगले साल 2 साल के लिए अगर किसी को लंबा निवेश करना है तो डेफिनेटली इस काउंटर में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करे। हालांकि स्टॉक थोड़ा सा एलिवेटेड है वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट लंबी अवधि के लिए मुझे लग रहा है कि अच्छा सा पैसा इस लेवल से भी बन सकता है। मौजूदा स्तर से भी आपको अच्छी कमाई हो सकती है बीकाजी फूड्स में, ये राय है। आगे बढ़ेंगे, पंजाब से संदीप हमारे साथ हैं। संदीप नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार सर। जी सर, पूछिए अपना सवाल। एक तो सर है पटेल इंजीनियरिंग सर, 26,500 शेयर है, सेल है सर जी 85 पे 500 शेयर सर। दूसरा कौन सा है? सेल SAIL, सेल है 85 रुपए की भाव पर, 26 रुपये 50 पैसे पर पटेल इंजीनियरिंग है। आज ये शेयर कमज़ोर है, आज 25.60 का भाव है, इनके भाव से 1 रुपये प्रति शेयर कम है। इस पर अविनाश जी आप ही राय दीजिए। पटेल इंजीनियरिंग हालांकि 2000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है, फिर भी छोटी कंपनी ही कहेंगे इस सेगमेंट की, और हमने शेयर में बहुत ज़्यादा कोई खास मूवमेंट नहीं देखा है। अगर हम लोअर लेवल से जोड़ेंगे ज़रूर तो 13 रुपये वाला शेयर था, वो बढ़ के 25-26 रुपये के आसपास ज़रूर है। लेकिन क्या इसमें आप निवेश के लिए बेहतर मौके देख रहे हैं? आपको लगता है कि समय देंगे तो इसका क्या भविष्य अच्छा हो सकता है? देखिए अभिषेक, अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल FY 23 का परफॉर्मेंस देखे तो बहुत ही दमदार नंबर कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं। करीबन 500 करोड़ का कर्जा इन्होंने रिपे किया है, प्लस करीबन 20-21 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक है। और ये जिस सेगमेंट में काम करते हैं वहां पे काफी बड़े प्लेयर है, जैसे कि हाइड्रो पावर सेगमेंट में इनका ज्यादातर काम होता है। मैनेजमेंट ने काफी कॉन्फिडेंस दिखाया इनके रिजल्ट्स के बाद कि आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। प्लस रेवेन्यू विजिबिलिटी अगले 2 साल के लिए तो कंफर्टेबल है। अभी ये शेयर में बड़े निवेशक जैसे विजय केडिया जी ने भी पोजीशन ली है, तो मैं समझता हूं कि देखिए इन्होंने 26 रुपए में शेयर लिया, अगर इनका नजरिया कम से कम 12-15 महीने है तो अच्छी खासी कमाई इस लेवल से भी हो सकती है। करीबन 35-40 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है, बट शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। जैसे आपने कहा कि ये 13 रुपए वाला स्टॉक अभी 25-26 रुपए है, तो ऑलमोस्ट 100% बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा लैकलस्टर मूवमेंट दिखाए, लेकिन लंबी अवधि के लिए अगर 12-15 महीने की बात करें तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इस लेवल से भी बन सकता है। तो होल्ड करने की राय, थोड़ा सा पेशेंस रखें। ठीक है, इसको होल्ड करने की सलाह है पटेल इंजीनियरिंग को। लेकिन सेल के भी शेयर है 85 रुपए के भाव पर, और मंदार बहुत सारे ऐसे लोग हैं JSW स्टील, हिंडाल्को, सेल के बारे में व्यू जानना चाहते हैं। सेल को लेकर आपका क्या व्यू है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मेटल स्टॉक्स जब तक शायद ग्लोबल अस्थिरता रहेगी ये शायद ट्रेडिंग बेट्स ही रहेंगे, और ऐसा आप जैसे हमारे एक्सपर्ट से बताते रहे हैं। सेल चूंकि 60-65 से लेकर 90-95 के दायरे के बीच में ही शेयर ये रहा है, 82 रुपए के आसपास का भाव है, यहां से आप किस तरह की चाल देख रहे हैं? अभिषेक जी, सही कहा आपने कि सारे के सारे जो स्टील स्टॉक्स हैं फिलहाल एक कंसोलिडेशन में आप देख सकते हैं। पिछले 6-8 महीने से मोर और लेस यही जिस लेवल पे फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं वही लेवल्स पे पिछले 6-8 महीने से ट्रेड कर रहे हैं। उसी तरीके का ट्रेड एक सेल में भी देखने को मिलेगा। अब इस स्टॉक पे टेक्निकली अगर बात करते हैं तो 80 से लेके 74 ये सपोर्ट बैंड बनता है, तो अभी फिलहाल तो सपोर्ट पे है। तो मेरी राय रहेगी कि इनका अगर लंबे अरसे का व्यू है 2 से 3 साल कम से कम, तो इन्होंने होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो होगा वो 72 का होगा, और इसमें अपसाइड जो है शॉर्ट टर्म की अपसाइड 90 से लेके 94 तक की है, लेकिन अगर थोड़ा लंबे अरसे का व्यू रखते हैं तो ऊपर के रेट्स भी इनको मिल सकते हैं। तो व्यू 3 साल का तो कम से कम रखना चाहिए। ठीक है, तो 3 साल के व्यू के साथ सेल को होल्ड करने की राय।
ट्विटर पर अगला सवाल आया है अमित कुमार जी का। टीसीएस है इनके पास, 20 शेयर्स 3223 पर लिया हुआ है। अच्छे लेवल पर एंट्री ली इन्होंने टीसीएस में, और इसके बाद हम देख रहे हैं हाल फिलहाल में टीसीएस में एक आईटी शेयरों में इनफैक्ट अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली है। टीसीएस पिछले एक महीने में ही देखे तो करीब 130 अंकों की तेज़ी दिखा चुका है। अमित कुमार जी को भी करीब 1580 का मुनाफा हो रहा है, क्योंकि क्वांटिटी कम है इस वजह से मुनाफा इतना बड़ा नहीं दिख रहा है, लेकिन प्राइस वाइज देखेंगे तो अच्छा गेन इन्हें हो रहा है इस वक्त टीसीएस में। अमित जी को क्या सजेस्ट करेंगे आप? मंदार, आप सजेस्ट करिए टीसीएस में। देखिए, आईटी स्टॉक्स में हमने एक अच्छा खासा अंडरकरंट देखा है पिछले एक महीने में। अब जो करंट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे टीसीएस में एक रेजिस्टेंस बनता है 3310, 3325, इस तरीके का रेजिस्टेंस बैंड बनता है। ये अगर ब्रेक कर लेता है तो इसमें हमें 3400, 3450 इस तरीके का ऊपर का शॉर्ट टर्म में तो टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल तो पोजीशन आप होल्ड कीजिए। इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे का रहेगा, 3180 का स्टॉप लॉस होगा। 3180 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन होल्ड कीजिए। एक बार 3325 ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है तो ऊपर के टारगेट्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, टीसीएस पर व्यू मंदार का आगे बढ़ेंगे। तपन कुमार का सवाल लेंगे जो कि आया है व्हाट्सएप के जरिए, और इनके पास है ABFRL यानी कि आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड। इसके शेयर हैं 250 की संख्या में, भाव है 260 रुपए का, और इनके भाव से काफ़ी ज़्यादा नीचे शेयर ही 200 रुपए के आसपास है। पिछले दिनों खबर आई थी इन्होंने TCNS क्लोथिंग का अधिग्रहण भी किया था, और अधिग्रहण के बाद हमने देखा था TCNS क्लोथिंग का शेयर भी गिरा था, ABFRL का शेयर भी नीचे आया था। हालांकि थोड़ा सा संभलने की कोशिश जरूर है। अविनाश जी, ABFRL क्या व्यू है आपका? समय तो काफ़ी देना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। नहीं, बिल्कुल अभिषेक, अगर हम रिसेंट क्वार्टरली नंबर्स देखें तो कंपनी ने काफ़ी बड़ा नुकसान रिकॉर्ड किया है। और हालांकि देखिए, ओवरऑल जो रेडीमेड गारमेंट और प्लस जो अपैरल है, यहाँ पे तो इनका बहुत अच्छा जोग्राफिकल रीच है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि वापस इनको बाउंस बैक करने के लिए थोड़ा सा समय लगे। बट हाँ, लॉन्गर टर्म में एक अच्छी बात है कि इनका जोग्राफिकल रीच और इनका जो ब्रांड बुके है वो बहुत ही स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म पेन कंपनी को सहना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी हद तक इन्होंने जो ब्रांड्स भी बाय आउट किए हैं उसमें थोड़ा सा जो एक्विजिशन हुआ है वो कर्जे से हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखिए, शॉर्ट टर्म नजरिया किसी का है तो मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी। हालांकि ग्रुप में डेफिनेटली बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, बड़ा प्लेयर है, ज्योग्राफिकल रीच है, तो ये सारा नंबर्स में रिफ्लेक्ट होने के लिए आपको शायद साल 1.5 साल लगे। तो वही निवेशक यहाँ पे निवेशित रही जिनको थोड़ा सा टाइम स्टॉक में बिताने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर दिखता नहीं है, लेकिन हाँ, साल 1.5 साल में अच्छी खासी कमाई ये इस लेवल से हो सकती है। साल 1.5 साल का समय दीजिए आदित्य बिरला फैशन में। अगला सवाल ले लेते हैं। फेसबुक पर वेद प्रकाश जी ने भेजा है, पॉलीप्लेक्स पर इनका सवाल है, और 200 शेयर 2150 पर इन्होंने लिया हुआ है। पॉलीप्लेक्स के तो नतीजे भी आए, कमज़ोर नतीजे थे, बेहद ही कमज़ोर, और 7% की गिरावट आज हम इस स्टॉक में देख भी रहे हैं आज के सेशन में। इनकी खरीद भी काफ़ी पहले की लग रही है, उसके बाद स्टॉक टूटा भी। हालांकि निचले स्तरों से रिकवरी आने की ज़रूर कोशिश की, बट आज देखिए फिर से नतीजा है और स्टॉक में गिरावट हावी है। मंदार, पॉलीप्लेक्स में क्या और करेक्शन दिख रहा है आपको? पूजा जी, और करेक्शन नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें ये स्टॉक इतना जल्दी में चलने नहीं वाला है। तो ऊपर में ये 1600 1700 का जो बैंड है, ये एक रेजिस्टेंस बनता है स्टॉक के लिए। और पिछले 1 साल से तो स्टॉक करेक्शन में, और मुझे लगता है कि ये करेक्शन और 2 साल तो चलेगा। तो अगर लंबे अरसे का होल्डिंग पीरियड है इनका तो फिर होल्ड जरूर कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय तो रहेगी कि एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि इस स्टॉक में जैसे मैंने कहा 1600 1700 पे रेजिस्टेंस, ये स्टॉक नीचे में 1200 1150 तक आ सकता है। तो इसलिए एग्जिट किया तो ज़्यादा बेहतर होगा। जब भी ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर चलेगा तब उसके बाद हम रिव्यू करके फिर पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, पॉलीप्लेक्स पर ये व्यू मंदार का। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली से गरिमा का सवाल लेंगे, और ये सवाल आए हैं सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर से। सवाल है JSPL को लेकर, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। 1000 शेयर हैं इसके, और 11 रुपए के भाव पर थोड़ा सा इसको चेक करना पड़ेगा। हालांकि हाल फिलहाल ऐसे बहुत सारे हमारे दर्शक जुड़े हैं हमसे फोनलाइन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जिनके पास बहुत ही पुरानी होल्डिंग्स है शेयर्स में और उनको ज़बरदस्त मुनाफा हो रहा है। तो ज़्यादा आश्चर्यचकित हम ज़रूर नहीं है, लेकिन हाँ, इसको वेरीफाई एक बार ज़रूर करेंगे कि भाव क्या सही है। बहरहाल इस पर राय ले लेते हैं। अविनाश जी, जिंदल स्टील एंड पावर, इनका जो भाव है 11 रुपये का है। मुझे याद नहीं आता कि भाव कब के हैं, आपको कुछ अगर याद हो तो आप वो भी शेयर कर दीजिए। और ये बताइए कि यहाँ से भविष्य कैसा दिख रहा है आपको?
अगर हम थोड़ा सा साल भर की अगर हम नज़रिए से शेयर को देखें, 518 के आसपास का भाव है, आप क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं इसमें? नहीं, मेरे ख्याल से 11 रुपए तो बहुत पहले का भाव है अभिषेक। मेरे ख्याल से वेरी नियर फ्यूचर में तो पास्ट में तो लगता नहीं है कि ये भाव मैंने देखा है। बट अगर हम कंपनी की बात करें तो देखिए, कंपनी जिंदाल ग्रुप कंपनी है, बेसिकली इनका पावर और स्टील दोनों का कॉम्बिनेशन है। और जिस प्रकार से अभी डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रही है, मेरे ख्याल से देखिए कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर इनका नजरिया कम से कम 6 to 12 मंथ्स है। हालांकि मेटल सेक्टर में जो बड़ा ट्रिगर है वो बेसिकली चाइना फैक्टर है, जो अभी तक प्ले आउट नहीं हो चुका है। बट डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा है कि जो कैपिटल गुड सेक्टर है, ऑटोमोटिव सेक्टर है, कंपोनेंट सेक्टर है, वहां पे काफी अच्छी तरह से स्टील की खपत हो रही है। तो डेफिनेटली अगर 6 to 12 मंथ्स का नजरिया है तो यहाँ पे होल्ड करे। मेरे ख्याल से डेफिनेटली आने वाले साल में नंबर्स पिछले साल के नंबर्स के हिसाब से काफी अच्छे आने की उम्मीद रहेगी। ठीक है, तो जिंदाल स्टील अभी भी होल्ड करिए, आप मुनाफे में ही, अगर 11 रुपए पर आपने लिया हो तो अभी भी मुनाफे में और होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। चलिए, फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, समय की थोड़ी कमी है। अविनाश जी, मंदार जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। फिलहाल योर स्टॉक्स में इतना ही। मुझे और अभिषेक को दीजिए इजाजत। एक